नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आप सभी का शिवत्व आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एनीमिया पे। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम कि एनीमिया क्या होता है। इट इज अ ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन ऑफ आरबीसी काउंट्स, हीमोग्लोबिन कंटेंट्स एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम। यानी कि हम किसी पेशेंट को एनीमिक कब बोल सकते हैं? जब किसी पेशेंट के आरबीसी काउंट्स कम हो, या फिर उसका हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो, या फिर उसकी पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है उसके अंदर रिडक्शन देखने को मिले। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है कि जब हम ब्लड को इस हेमेटोक्रिट ट्यूब के अंदर डाल के सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूज करने पे क्या होता है कि जो ब्लड आरबीसीज होती है वो इसके बॉटम के अंदर इकट्ठी हो जाती है और प्लाज्मा इसके ऊपर तैरने लगता है। तो बॉटम के अंदर जब आरबीसी इकट्ठी होने लग जाती है तो जिस रेंज तक इस ये इकट्ठी होती है उसको हम पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं। और जब इसकी वैल्यू कम होती है तब हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट एनीमिक होता है। तो हम किसे एनीमिया बोलते हैं कि ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन ऑफ आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम। लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आरबीसी क्या होती है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होती है। जब तक हम इनके बारे में ना समझेंगे तब तक हमें एनीमिया क्या होता है वो समझ में नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आरबीसी क्या होती है। आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड एलिमेंट्स इन ब्लड नोन एज एरिथ्रोसाइट। जैसा कि आपने बचपन की क्लास में पढ़ा ही होगा कि आरबीसी क्या होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता है। और इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? एडल्ट मेल के अंदर 5 टू 5.5 एंड एडल्ट फीमेल के अंदर 4.5 टू 5 मिलियन पर क्यूब होती है। फीमेल के अंदर कम क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल मिलती है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से उनमें पर मंथ जो होता है वो ब्लड लॉस होता है। इसी वजह से उस एडल्ट फीमेल्स के अंदर हमें जो ब्लड रेंज होती है, जो आरबीसी की रेंज होती है वो कम देखने को मिलती है। इसके अलावा आरबीसी जो होती है वो डिस्क शेप होती है, बाइकॉन्केव होती है, डंबल शेप्ड होती है। इनकी नॉर्मल साइज 7.2 माइक्रोन होती है और लाइफ स्पान जैसा कि आप सभी जानते हैं 120 दिनों का होता है। डिस्क शेप होती है, ये आप देख ही सकते हैं कि ये यहाँ से बाइकॉन्केव है, दोनों अपने किनारों से क्या है, किनारों पर तो उठी हुई होती है लेकिन बीच से क्या है, धसी हुई होती है। तो इसीलिए इसको बाइकॉन्केव एंड डिस्क शेप कहते हैं। और डंबल शेप, ये बीच से ऐसा लग रही है जैसे कि कोई डंबल पड़ा हो। जो कि जिम में वेट्स उठाते हैं उनको पता होगा कि डंबल किस तरीके का दिखता है। तो ये डंबल के शेप की दिखती है, डिस्क शेप होती है, बाइकॉन्केव होती है। नॉर्मल साइज इसकी 7.2 माइक्रोन होती है और लाइफ स्पान इसका 120 डेज होता है। ये इसका एक मोटा मोटा हमने जानकारी की कि आरबीसी क्या है। अब देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता ही है। इसके अलावा बफरिंग एक्शन ऑफ ब्लड एंड मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस हमारी ब्लड के अंदर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट में हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों मिलते हैं जो कि एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखते हैं, ब्लड की पीएच को मेंटेन करते रख 7.4 की जो पीएच होती है उसको मेंटेन करके रखते हैं। अगर इसकी पीएच में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव हो जाए तो हमें कुछ न कुछ डिटेरियोरेशन देखने को मिल सकते हैं। तो उस पीएच को बनाए रखने के लिए, यानी कि एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने का काम जो होता है वो आरबीसी करती है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन का काम भी आरबीसी द्वारा होता है कि कोई जो ब्लड है वो ए पॉजिटिव है या बी का ब्लड ग्रुप है या ए बी ब्लड ग्रुप है या फिर ओ ब्लड ग्रुप है। तो इन सब ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजेंस की वजह से होता है। इसके अलावा कुछ टर्म हमें देखनी पड़ेगी, लाइक पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है कि इंक्रीज्ड नंबर ऑफ आरबीसीज। एनीमिया क्या होता है? डिक्रीज्ड नंबर ऑफ आरबीसी। लेकिन पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? इंक्रीज्ड नंबर ऑफ आरबीसी। इसके अलावा वेरिएशंस ऑफ साइज। आरबीसी की साइज जो मैंने आपको बताई थी नॉर्मल होती है 7.2 माइक्रोन।
लेकिन कभी-कभार क्या होता है कि कुछ आरबीसी 7.2 से कम साइज़ की होती है, कुछ आरबीसी 7.2 से बड़ी साइज़ की होती है। तो जो छोटी साइज़ की आरबीसी होती है, उनको हम माइक्रोसाइट्स बोलते हैं और बड़ी साइज़ की आरबीसीज़ को मैक्रोसाइट्स बोलते हैं। ये नॉर्मल आरबीसी हो गई जिसकी रेंज थी 7.2 माइक्रोन इसका डायमीटर था। इसका जो डायमीटर होगा वो 7.2 से कम होगा और मैक्रोसाइट्स का डायमीटर 7.2 से ज़्यादा होगा। एक होता है एनआइसोसाइट्स। एनआइसोसाइट्स का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइज के आरबीसीज मिल रही हैं, कहीं पे नॉर्मल आरबीसी मिल रही है, कभी माइक्रोसाइट्स मिलते हैं, कभी मैक्रोसाइट्स मिलते हैं, तो उस टाइम पे जो ब्लड फिल्म बनती है और तो उस कंडीशन को हम एनआइसोसाइट्स बोलते हैं, यानी कि ब्लड फिल्म के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के आरबीसी देखने को मिल रही है। इसके अलावा वेरिएशंस इन शेप में भी बहुत बार वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, लाइक क्रीनेशन एंड स्फीरोसाइट्स। क्रीनेशन क्या होता है कि श्रिंकेज इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, श्रिंकेज इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एंड स्फीरोटाइप मींस ग्लोब्यूलर इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसा कि आप को पता है कि जो द्राक्षा होती है, यानी कि जो द्राक्षा होती है, अगर हम द्राक्षा को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालें, तो वो और ज़्यादा श्रिंक हो जाती है, और अगर हम उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें, तो वो एकदम फूल के गोल हो जाती है। तो इसी श्रिंकेज और ग्लोब्यूलर फॉर्म की शेप्स बनती है, उसको हम क्रीनेशन एंड स्फेरोसाइट्स बोलते हैं। कि ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर ये नॉर्मल शेप थी, अगर हमने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ट्रांसफर कर दिया तो ये श्रिंक हो जाती है, यानी इसके अंदर का जो भी साइटोप्लाज्म होता है वो बाहर आ जाता है, और बाहर आने की वजह से इसकी शेप जो होती है वो बिगड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है, बहुत सिकुड़ जाती है। इस श्रिंकेज शेप को ही हम क्रीनेशन बोलते हैं। और अगर हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो बाहर का प्लाज्मा होता है या प्लाज्मा होता है वो इसके अंदर चला जाता है, आरबीसी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से इसकी शेप पूरी चेंज हो जाती है और ये सर्कुलर फॉर्म में आ जाती है, स्फेरिकल फॉर्म में आ जाती है, फूल जाती है, जिसको हम ग्लोब्यूलर शेप भी बोलते हैं, और इस कंडीशन को हम स्फेरोसाइट्स बोलते हैं। यानी कि श्रिंकेज शेप जो होती है वो क्रीनेशन कहलाती है एंड ग्लोब्यूलर शेप स्फेरोसाइट्स कहलाती है। इसके अलावा एलिप्टोसाइट्स यानी कि एलिप्टिकल शेप्स देखने को मिलती है। एलिप्टिकल क्या कि नॉर्मली ये डिस्क शेप में मिल रही थी, लेकिन कभी-कभार ये ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल शेप्स में मिलती है, एलिप्टिकल शेप में भी मिलती है। जैसा कि आप इस ब्लड फिल्म में देख सकते हैं कि ये कुछ आरबीसीज जो है ये एलिप्टिकल शेप में मिल रही है, एलिप्टिकल शेप में। तो इन आरबीसीज को हम एलिप्टोसाइट्स बोलते हैं। इसके अलावा सिक्कल सेल यानी क्रिसेंटिक शेप। सिक्कल सेल क्या होता है कि जो ये हंसिया होता है जिससे हम घास काटने का काम करते हैं, इस शेप की जो आरबीसीज मिलती है उनको हम सिक्कल सेल आरबीसीज बोलते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में इस ब्लड फिल्म में देख सकते हैं कि कुछ आरबीसीज ऐसी है जो कि सिक्कल शेप में मिल रही है, यानी कि इस हंसिये के आकार की मिल रही है, इसको ही हम सिक्कल सेल बोलते हैं। इसके अलावा पॉइकिलोसाइट्स यानी कि अनयूजुअल शेप, इनका कोई शेप नहीं होता है किसी टाइप का, ये अनयूजुअल शेप की दिखती है, ये जैसे कि ये अनयूजुअल शेप की जो आरबीसीज होती है इनको हम पॉइकिलोसाइट्स बोलते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं इरिथ्रोपोएसिस क्या होता है। इरिथ्रोपोएसिस मींस प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट, यानी कि इरिथ्रोसाइट बनने की प्रक्रिया, उसके विकास को, और वो मैच्योर किस तरीके से होती है, उस पूरी प्रोसेस को हम इरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। फीटल लाइफ में यानी कि जब गर्भावस्था होती है, तो गर्भावस्था में पहले के 2 महीने जो होते हैं उनके अंदर ब्लड फॉर्मेशन मीज़ोब्लास्टिक स्टेज से होता है। फिर उसके बाद का जो 3 मंथ से जो होता है वो ब्लड फॉर्मेशन हिपेटिक स्टेज में होता है, और जो अंतिम 3 महीने होते हैं यानी कि 7th, 8th और 9th वो माइलॉइड स्टेज में ब्लड फॉर्मेशन करते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे, कि पहले के दो महीने होते हैं वो मीज़ोब्लास्टिक स्टेज, यानी कि उसके अंदर जो भी योक सैक होता है, जो भी थोड़ी बहुत मात्रा में योक सैक होता है, उस योक सैक से फिर ब्लड फॉर्मेशन होता है, उसको हम मीज़ोब्लास्टिक स्टेज बोलते हैं। फिर तीसरे महीने में, पहले के 2 महीने में तो योक सैक से यानी मीज़ोब्लास्टिक स्टेज से हुआ, फिर तीसरे महीने से हिपेटिक स्टेज यानी कि
लीवर के द्वारा ब्लड फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में जैसे जैसे बोन्स फॉर्मेशन होने लगती है, तो लास्ट के 3 महीने में ये जो होता है, ये बोन मैरो से ब्लड फॉर्मेशन होने लगता है, तो इसको हम माइलॉइड स्टेज बोलते हैं। यानी कि बोन मैरो से जब ब्लड फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है, अंतिम गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में। गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में बोन मैरो से ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और बर्थ के टाइम पे क्या होता है कि आफ्टर बर्थ लगभग 20 साल की अवस्था तक तो रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स, बोन मैरो से कब स्टार्ट हो गया था, गर्भावस्था के अंतिम 3 महीने, यानी कि 7th 8th और 9th मंथ के अंदर ही ब्लड फॉर्मेशन जो होता है वो बोन मैरो से होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में जन्म से लगाकर 20 साल तक की उम्र तक हर टाइप की रेड बोन्स की रेड बोन मैरो से होता है। लेकिन 20 साल के बाद जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेनस बोन्स लाइक वर्टिब्री, स्कैपुला, रिब्स एंड इलियक बोन से बनता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपने देखा होगा लॉन्ग बोन्स जो होती है, लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स होते हैं वो एंड्स क्या होते हैं, रेड बोन मैरोज मिलती है। लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है, जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये रेड बोन मैरो फिर व्हाइट बोन मैरो या फिर येलो बोन मैरो के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इनके अंदर क्या होता है, लिपिड फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से रेड बोन मैरो जो होती है वो कन्वर्ट होके येलो बोन मैरो में बदल जाती है, जिसकी वजह से अब ये इरिथ्रोपोएसिस का काम नहीं कर पाएगी। इरिथ्रोपोएसिस का काम नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से अब आरबीसी भी नहीं बनेगी। इसीलिए 20 साल की उम्र के बाद में जो आरबीसी फॉर्मेशन होता है वो ज्यादातर मेम्ब्रेनस बोन्स की वजह से होता है, लाइक वर्टिब्रीज, स्कैपुला, रिब्स या फिर इलियक बोन्स। 75% of bone marrow involved in production of leukocytes and 25% of bone marrow is involved in erythrocyte production। लेकिन हम देखते हैं कि आरबीसी की संख्या तो ज्यादा होती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है। ल्यूकोसाइट्स मींस डब्ल्यूबीसी एंड इरिथ्रोसाइट्स मींस आरबीसी। अब आरबीसी की संख्या तो ज्यादा है लेकिन डब्ल्यूबीसी की संख्या कम है, लेकिन फिर भी बोन मैरो का लगभग 25% पार्ट तो आरबीसी बना रहा है और 75% पार्ट डब्ल्यूबीसी बना रहा है। अगर हम इस वैल्यू को देखें, इस थ्योरी को देखें, तो अगर ये 75% बोन मैरो डब्ल्यूबीसी बना रही है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए, और आरबीसी 25% बना रही है तो आरबीसी की वैल्यू कम होनी चाहिए। लेकिन होता उसका उल्टा है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण होता है इन दोनों का लाइफ स्पान। आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 दिनों का, लेकिन डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान जो होता है वो लगभग आधे दिन से 2 दिनों का लाइफ स्पान होता है। यानी कि ये आधे दिन से 2 दिन के अंदर ही बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी होती है वो खत्म हो जाती है। इसी वजह से इस प्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए बोन मैरो का लगभग 75% पार्ट काम करता है। और आरबीसी के लाइफ स्पान 120 दिन होता है, और यानी कि एक आरबीसी जो बनेगी वो लगभग 120 दिन तक काम करती रहेगी। इसीलिए इनके प्रोडक्शन की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ 25% जो बोन मैरो होती है वो आरबीसी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। अब हम देखते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस में क्या होता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, स्टेम सेल्स होती है बॉडी के अंदर। स्टेम सेल क्या करती है, प्लूरीपोटेंट होती है। प्लूरीपोटेंट का मतलब होता है कि कोई भी एक सेल जो होगी वो बॉडी के किसी भी स्पेसिफिक सेल के अंदर चेंज होने की पावर रखती है। उस चेंज होने की पावर को ही हम प्लूरीपोटेंट पावर बोलते हैं, जो कि स्टेम सेल के अंदर ही मिलती है। अब बोन मैरो के अंदर क्या होता है, इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होता है अनकमिटेड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से। अब नाम से आपको पता चल रहा होगा कि स्टेम सेल्स एंड और प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स है, यानी कि बोन मैरो में ये किसी भी सेल के अंदर चेंज होने की पावर रखती है। लेकिन ये अनकमिटेड है, यानी कि ये इनको पता नहीं होता है कि इनको किस सेल के अंदर कन्वर्ट होना है। उसके बाद में ये जो इनके अंदर मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन होने के बाद में ये कन्वर्ट होती है कमिटेड प्लूरीपोटेंट सेल में। यानी कि पहले अनकमिटेड थी, अब कमिटेड हो चुकी है। तो कमिटेड होने के बाद में इन सेल्स का स्पेसिफिक काम होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इरिथ्रोपोइसिस करेगी, हिमेटोपोइसिस करेगी, यानी कि ब्लड फॉर्मेशन काम होगा इसका। तो कमिटेड होने के बाद में अब ये 2 टाइप की सेल्स के अंदर डिवाइड होती है। पहला होता है लिम्फोइड स्टेम सेल्स और दूसरी होती है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स।
जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स होती है, नाम से पता चल रहा है कि लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। लिम्फोसाइट्स फिर आगे कौन-कौन से होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। तो एक तरीके से ये जो होती है ये डब्ल्यूबीसी बनाने का काम करती है, यानी कि लिम्फोइड स्टेम सेल्स बनाती है। अब जो दूसरी यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स होती है, वो भी आगे डेवलप होती है और वो 3 टाइप की सेल्स के अंदर डिवाइड होती है। पहली है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई स्टैंड्स फॉर इरिथ्रोसाइट, यानी कि ये जो होती है ये आरबीसी का निर्माण करती है। दूसरी होती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ GM, जी स्टैंड्स फॉर ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एम स्टैंड्स फॉर मोनोसाइट्स। और तीसरी होती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम फॉर मेगाकैरियोसाइट्स। तो 3 टाइप के सेल्स में ये बदल गई। कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स जो थी वो 3 टाइप के सेल में बदली, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम। जो ई वाली कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट थी वो आरबीसी बनाती है। जो जीएम वाली थी उसमें से दो, एक ग्रेन्युलोसाइट्स बनाती है और एक मोनोसाइट्स बनाती है। और जो एम वाली कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट थी वो मेगा कैरियोसाइट्स बनाती है। और मेगा कैरियोसाइट्स फिर आगे जाके प्लेटलेट फॉर्मेशन करती है। ग्रेन्युलोसाइट्स फिर आगे जाके ग्रेन्युलोसाइट्स कौन कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स का निर्माण करती है। और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई जो होती है वो स्पेसिफिक आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। तो एक तरीके से क्या होगा, मैंने आपको इरिथ्रोपोइसिस को एक फ्लो डायग्राम में बताया है कि सबसे पहले स्टेम सेल्स होगी। ये स्टेम सेल्स जो होगी ये बोन मेरो में जाके अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बनाती है। ये फिर आगे जाके कमिटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बनाती है। ये आगे जाके दो में डिवाइड होगी, लिम्फोइड स्टेम सेल्स, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स। लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो होगी वो लिम्फोसाइट्स बनाएगी। और कौन कौन से? टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स फिर आगे सब डिवाइड होती है 3 में, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम। ई जो होगी वो आरबीसी बनाएगी, जीएम में जो होगा वो ग्रेन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स बनाएंगे, एंड एम जो होगा वो मेगा कैरियोसाइट्स बनाएगी। ग्रेन्युलोसाइट्स फिर न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स बनाएंगी। मेगा कैरियोसाइट्स प्लेटलेट्स बनाती है। लेकिन हमारा काम है अभी सिर्फ और सिर्फ आरबीसी के ऊपर, तो इसीलिए हम आरबीसी के बारे में और पढ़ेंगे, इरिथ्रोपोइसिस को ही हम और पढ़ेंगे। इरिथ्रोपोइसिस की कितनी स्टेजेस होती है? जनरली 6 स्टेजेस होती है। 6 स्टेजेस में क्या क्या मिलता है? सबसे पहले आती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन का जो होता है वो सिंथेसिस स्टार्ट होता है। फिर दूसरी आती है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर न्यूक्लियोलाइज जो होती है वो डिसअपियर होती है। उसके बाद में ये कन्वर्ट होती है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इसके अंदर जो ये हीमोग्लोबिन होता है ये अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। सिंथेसिस इसका फर्स्ट स्टेज में था, अपीयर ये थर्ड स्टेज में होता है। उसके बाद में आती है लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद में आती है रेटिकुलोसाइट्स। अब क्योंकि इसके प्रीवियस स्टेज के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स थे वो सेल ऑर्गेनल्स जो थे वो अब धीरे धीरे डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गए हैं या डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो क्योंकि पूरे तरीके से डिकम्पोज हो चुके हैं तो उन सेल ऑर्गेनल्स की भी जो भी सेल वॉल होती है वो धीरे धीरे ऐसे मान लीजिए ये सेल है, इसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स थे वो अब धीरे धीरे डिफॉर्म होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये एक तरीके से रेटिकुलम का निर्माण करते हैं। तो इसी रेटिकुलम की वजह से इसको रेटिकुलोसाइट्स बोलता है। तो रेटिकुलम अपीयर्स एंड सेल एंटर्स इनटू कैपिलरीज। तो ये जो सेल होती है अब ये बोन मैरो से निकल के कैपिलरी में आ जाती है। और कैपिलरी में आने के बाद में जो स्टेज होती है वो होती है मैच्योर्ड आरबीसी। इसके अंदर क्या होता है, ये रेटिकुलम भी डिसअपियर होने लग जाता है और बाइकॉन्केविटी आने लग जाती है। तो इन सारी चीजों के अंदर हमें कितना टाइम मिलता है? इन सारी चीजों के में 7 दिनों का समय लगता है। जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट थी वो 25 माइक्रोन की होती है और मैच्योर आरबीसी 7.2 माइक्रोन की होती है, यानी कि उसकी साइज को 25 से 7.2 माइक्रोन होने में लगभग 7 दिनों का टाइम लगता है। एक आरबीसी को मैच्योर होने में, स्टार्टिंग से एंड तक मैच्योर होने में 7 दिनों का टाइम लगता है। तो कौन कौन सी स्टेजेस आती है? सबसे पहले आती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, देन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, देन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, देन लेट नॉर्मोब्लास्ट, देन रेटिकुलोसाइट्स एंड देन मैच्योर आरबीसी। तो ना कैसे याद कर सकते हैं? जो मैंने आपको पहली स्टेज में बताया था, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती है वो धीरे धीरे
आगे जाके कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स बनाती है, वो आगे जाके कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई बनाती है, और ये यूनिट ई फिर आगे जाके प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होती है। अब प्रोसेस जो होगी वो इरिथ्रोपोइसिस की स्टार्ट होगी। तो 6 टाइप की स्टेजेस मिलती है। सबसे पहले प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, फिर उसके बाद को याद कैसे रखा जा सकता है, अर्ली, इंटरमीडिएट एंड लेट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिर आती है रेटिकुलोसाइट्स एंड देन मैच्योर्ड आरबीसी। तो टोटल 6 स्टेजेस होती है। पहली में तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट होता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज के अंदर। फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियोलाइज जो होते हैं वो डिसअपियर होते हैं। फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है वो अपीयर होता है। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस फर्स्ट में स्टार्ट हुआ, अपीयर जो होगा वो थर्ड स्टेज में होगा। फिर न्यूक्लियस पूरा जो होता है वो लेट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर डिसअपियर होने लगता है। फिर रेटिकुलम साइट्स के अंदर ये धीरे धीरे रेटिकुलम बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट होने लग जाते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो रेटिकुलम बन जाती है। और इसके लिए इसकी वजह से ही हम इसको रेटिकुलोसाइट्स बोलते हैं। और फिर सबसे एंड की जो स्टेज होती है वो जो रेटिकुलम बनती है वो भी डिसअपियर हो जाती है और बाई कॉन्केविटी आ जाती है। इसको ही मैच्योर्ड आरबीसी स्टेज बोलते हैं। एक तरीके से हमने स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा क्या होते हैं, कुछ इरिथ्रोपोइसिस के अंदर फैक्टर्स होते हैं जो कि नेसेसिटी होती है, यानी कि उनके बिना इरिथ्रोपोइसिस नहीं हो सकता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 3 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, स्टिमुलेटिंग, मैच्योरेटिंग फैक्टर एंड फैक्टर्स नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं, क्या कहलाते हैं? कि वे फैक्टर्स जो कि इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं कि हमें आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, स्टिमुलेट करते हैं आरबीसी प्रोडक्शन को। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? लाइक हाइपोक्सिया, बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी कि जो भी बॉडी के अंदर आरबीसी होगी वो ऑक्सीजन को प्रॉपर्ली कैरी नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है, ताकि जितनी ज्यादा आरबीसी होगी उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर कैरी की जा सकती है। इसीलिए हाइपोक्सिया जो होता है वो इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके अलावा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है, जो कि किडनी से निकलता है, ये भी क्या करता है, इरिथ्रोपोइसिस को बनाने का, इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करने का काम करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ये भी इरिथ्रोपोइसिस को बनाने में काम करता है। इसके अलावा हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स निकलते हैं बॉडी से, जो कि इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करते हैं। कुछ विटामिन होते हैं लाइक विटामिन बी 3, विटामिन बी 6, विटामिन सी, डी एंड ई। इन विटामिन की वजह से भी इरिथ्रोपोइसिस जो होता है वो स्टिमुलेट होता है, यानी कि ये इरिथ्रोपोइसिस को इनिशिएट करने का काम करते हैं। अब जब इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट हो चुका है, यानी कि उसको स्टिमुलेशन मिल चुका है, तब अब उसको मैच्योर होने के लिए भी कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, वो मैच्योरेशन फैक्टर्स कहलाते हैं। मैच्योरेशन के लिए क्या होता है? विटामिन बी 12, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड फॉलिक एसिड। विटामिन बी 12 एंड इंट्रिंसिक फॉलिक एसिड्स जो होते हैं, ये दो क्या करते हैं, डीएनए सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। यानी कि ये जो होते हैं ये डीएनए सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, विटामिन बी 12 एंड फॉलिक एसिड, इसीलिए मैच्योरेशन के लिए ये दोनों जरूरी है। इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर भी जरूरी है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। यानी कि ये एक तरीके से डायरेक्ट मैच्योरेशन फैक्टर ना होते हुए इनडायरेक्ट मैच्योरेशन फैक्टर का काम करता है, क्योंकि ये विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ पाया जाता है? हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। इंटेस्टाइन जो ड्यूडिनम होते हैं, जो कि ड्यूडिनम के अंदर इलियक क्रेस्ट जो देखने को मिलता है, उन इलियक क्रेस्ट के अंदर ये इंट्रिंसिक फैक्टर मिलते हैं, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करते हैं, विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। यानी कि बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर जरूरी है। और इसके अलावा विटामिन बी 12 एंड फॉलिक एसिड भी जरूरी है, जो कि डीएनए सिंथेसिस के लिए में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन की भी जरूरत होती है। ये तो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स नेसेसरी होते हैं? अब क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, इसलिए आयरन तो बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा ग्लोबिन प्रोटीन की भी जरूरत होती है। कॉपर की जरूरत होती है, क्योंकि कॉपर क्या होता है, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है।
कॉपर जो होता है ये आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा निकल एंड कोबाल्ट, निकल एंड कोबाल्ट क्या होते हैं, आयरन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होते हैं, आयरन को एक साइड से दूसरी साइड्स में ले जाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा विटामिन वही B2, B3, B6 एंड विटामिन सी, इन विटामिन की वजह से भी हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में हेल्पफुल मिलती है। तो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है, ग्लोबिन प्रोटीन, आयरन, कॉपर क्योंकि आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है, निकल एंड कोबाल्ट क्योंकि आयरन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल है, और विटामिन B2, B3, B6 एंड सी। अब हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग क्रोमोप्रोटीन यानी कि कलरिंग मैटर ऑफ आरबीसी। आरबीसी के अंदर जो भी कलरिंग मैटर होता है यानी कि आरबीसी को रेड कलर जिस प्रोटीन की वजह से मिलता है उसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, आयरन कंटेनिंग क्रोमोप्रोटीन। इसके क्या फंक्शन होते हैं, यही जो आरबीसी का काम होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन एंड CO2 को कैरी करना एंड बफर के रूप में काम करना। जो मैंने आपको आरबीसी के काम बताया कि ये एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखती है, ब्लड की पीएच को मेंटेन रखती है, तो वो काम किसकी सहायता से किया जाता है, हीमोग्लोबिन की सहायता से किया जाता है, यानी कि प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एसिड बेस बैलेंस। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, जिसके अंदर हीम पिगमेंट एंड ग्लोबिन प्रोटीन देखने को मिलता है, यानी कि दो टाइप की चीजों से बनता है, एक तो पिगमेंट होता है पार्ट, दूसरा प्रोटीन पार्ट होता है। इसके अलावा हीम पिगमेंट क्या होता है, हीम पिगमेंट में जो आयरन होता है वो फेरिक स्टेट के अंदर होता है। आयरन जो होता है वो जनरली दो टाइप की स्टेट में मिलता है, Fe2 यानी कि फेरस एंड Fe3+ यानी कि फेरिक। लेकिन हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है वो Fe3+ यानी कि फेरिक स्टेट के अंदर मिलता है, और इसके अंदर पोर फायरिंग रिंग्स मिलती है, जो कि 4 टाइप की पोर फायरिंग पायरोल रिंग्स मिलती हैं, जिनको हम पोर फायरिंग रिंग्स की बोलते हैं। और ग्लोबिन प्रोटीन जो इसका कंटेंट होता है उसमें 4 टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। नॉर्मली दो टाइप के हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन ए यानी कि एडल्ट, हीमोग्लोबिन एफ यानी कि फीटल। क्योंकि फीटस के अंदर हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर अलग होती है, एडल्ट के अंदर अलग होती है। फीटस के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स यानी कि ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर दो तो गामा प्रोटीन होती है, लेकिन एडल्ट के अंदर दो बीटा प्रोटीन होती है। जनरली दो अल्फा एंड दो बीटा चेन्स तो होती है जो कि एडल्ट मेल के अंदर, सॉरी एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर मिलती है, लेकिन फीटस के अंदर बीटा चेन को कौन रिप्लेस कर देता है, गामा चेन्स। जैसा कि आप इन स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं कि आयरन जो होता है वो फेरिक स्टेट में होता है, इसके अलावा 4 पायरोल रिंग्स मिलती है, इनको हम पोरफायरिन रिंग्स भी बोलते हैं, और ग्लोबिन प्रोटीन। तो एक आरबीसी के अंदर, सॉरी एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन के अंदर क्या क्या मिलता है, 4 तो हिम पिगमेंट मिलते हैं और 4 ही पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलती है। Replacement of fetal hemoglobin by adult hemoglobin starts immediately after birth and completed about 10th to 12th week after birth। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, मैंने आपको बताया था कि फीटल हीमोग्लोबिन में जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग होती है, क्योंकि उसकी ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर तो 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन्स होती है, लेकिन एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स होती है। तो इसको कन्वर्ट होना भी जरूरी होता है, तो जो फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है वो एडल्ट हीमोग्लोबिन में बदलना अब इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही बर्थ होता है वो इमीडिएटली बदलना स्टार्ट हो जाता है, और जन्म के लगभग 10 से 12 सप्ताह के अंदर वो कंप्लीटली एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर चेंज हो जाता है। Synthesis of hemoglobin starts in pro-erythroblastic state and appear in intermediate normoblastic state। जो मैंने आपको इरिथ्रोपोइसिस की 6 स्टेजेस बताई थी, जिसमें कि सबसे पहली थी प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेट, उसके बाद में थी अर्ली नॉर्मोब्लास्टिक स्टेट, उसके बाद में थी इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्टिक स्टेट, उसके बाद में था लेट नॉर्मोब्लास्टिक स्टेज, उसके बाद में था उसके बाद में था इरिथ्रोसाइट स्टेट्स, सॉरी रेटिकुलोसाइट स्टेट, उसके बाद में था रेटिकुलोसाइट स्टेज, और फिर एंड में थी मैच्योर्ड आरबीसी, उसके बाद में था मैच्योर्ड आरबीसी। तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो स्टेट होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट होता है, और इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर जो होता है वो हीमोग्लोबिन पूरे तरीके से अपीयर हो जाता है। इसके अलावा हिम पार्ट इज सिंथेसाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लोबिन पार्ट इन राइबोसोम्स।
एंड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड 4 हीम मॉलिक्यूल। जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर तो 4 तो हिम पिगमेंट होते हैं, 4 तो हिम पिगमेंट होते हैं और 4 ही उनसे पॉलीपेप्टाइड चेन्स जुड़ी हुई होती है, जिसमें से 2 अल्फा बीट चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती है। तो इस तरीके से एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनता है। अब हम आयरन मेटाबॉलिज्म के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन में एक मेन कंपोनेंट आयरन है, तो आयरन का किस तरीके से एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। तो नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो आयरन की ब्लड के अंदर वो होती है 50 से 150 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। इसके अलावा आयरन जो होता है वो डाइट फॉर्म में हमें 2 टाइप से मिलता है, एक होता है हीम आयरन, दूसरा होता है नॉन हीम आयरन। हीम आयरन जो होता है वो जनरली मांस मच्छियों में मिलता है, यानी कि फिश में, मीट में और चिकन्स में, और ये इंटेस्टाइन के थ्रू आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन नॉन हीम जो प्रोटीन होता है वो वेजिटेरियन डाइट में मिलता है, यानी कि वेजिटेबल, ग्रेन्स एंड सीरियल्स में। यानी कि वेजिटेरियन डाइट के अंदर जो आयरन होता है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और इसको हम नॉन हीम प्रोटीन बोलते हैं। आयरन इज मेनली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन बाय पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है? आपने फेगोसाइटोसिस सुना है, पिनोसाइटोसिस क्या होता है कि जो किसी सेल के द्वारा किसी लिक्विड मटेरियल को अगर इंगल्फ किया जाता है, और उस लिक्विड मटेरियल के अंदर अगर कोई सॉलिड पार्टिकल हो, तो उस कंडीशन को हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। यानी कि लिक्विड मटेरियल को इंगल्फ करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। यानी कि लिक्विड स्टमक के अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल होता है उसमें जो भी आयरन होता है वो पिनोसाइटोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। एंड आयरन यानी कि Fe3+ फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू Fe2+ फॉर्म। क्योंकि आयरन Fe3+ एंड Fe2+ फॉर्म में मिलता है 2 टाइप में, यानी कि फेरिक एंड फेरस। Fe3+ इज फेरिक एंड Fe2+ इज फेरस। Fe2+ जो होता है वो सॉल्युबल होता है, एंड Fe3+ जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। इसीलिए इसको एब्जॉर्ब होने के लिए Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट किया जाता है। सो Fe3+ फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू Fe2+ फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस। यानी कि ये क्या होता है, Fe3+ जो होता है वो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है। तो इसको सॉल्युबल करने के लिए HCl की जरूरत होती है। ये HCl के प्रेजेंस में क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये Fe2+ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। Fe3+ इज ट्रांसपोर्टेड इनटू ब्लड बाय फेरोपोर्टीन। अपन ने खाना खाया, ठीक है, मील अपन ने ली कोई भी, वो मील स्टमक में गई, इसके अंदर जो आयरन था वो Fe3+ के अंदर था। उसके बाद में ये इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन की म्यूकोजल सेल्स के अंदर जो होता है ये आयरन, क्योंकि Fe3+ जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, तो इसको आसानी से एब्जॉर्ब होने के लिए सॉल्युबल कंडीशन में आना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे काम करता है HCl। ये HCl इस आयरन 3 को आयरन 2 के अंदर चेंज कर देता है, यानी फेरस के अंदर। तो अब ये सॉल्युबल हो जाता है। सॉल्युबल होने के बाद में क्या होता है कि अब ये क्योंकि ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होना है, तो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होने के लिए इस पे अंदर काम करता है फीरोपोर्टीन। ये फीरोपोर्टीन से जुड़ता है और उसके बाद में ये ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। Immediately after absorption, iron combines with apotransferrin and form transferrin and transported into blood। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने आयरन को खाना खाया मील के रूप में, आयरन जो था वो स्टमक में गया, स्टमक में जो Fe3+ था वो इनसॉल्युबल था, उसको सॉल्युबल करने के लिए HCl की जरूरत पड़ी। अब वो HCl के थ्रू क्या हो गया, Fe2+ के अंदर गया और Fe2+ से ये फेरोपोर्टन, फेरोपोर्टीन नाम की जो प्रोटीन थी उसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद में आयरन कंबाइंस विद एपोट्रांसफेरिन, यानी कि ये फेरोपोर्टीन से ब्लड के अंदर जाता है, और जहां पे इसको ट्रांसफर होता है वहां पे ये फेरोपोर्टीन जो होता है इस Fe2+ को Fe3+ के अंदर कन्वर्ट करती है, और वहां पे ये Fe3+ जो होता है ये इस एपोट्रांसफेरिन से जाके जुड़ता है, और एपोट्रांसफेरिन्स जो होता है वो फिर आगे कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसफेरिन
फेरिन में, और ट्रांसफेरिन में कन्वर्ट होने के बाद में ये ब्लड में जाता है। तो कंडीशन क्या हुई, सबसे पहले स्टमक में आया, स्टमक में क्या था, ये Fe3+ था। Fe3+ से फिर क्या हुआ इसको, क्योंकि ये इनसॉल्युबल था और ये सॉल्युबल है, तो HCl ने इसके ऊपर काम किया, तो ये Fe3+ से Fe2+ के अंदर कन्वर्ट हो गया। Fe2+ जो था वो फेरोपोर्टिन के थ्रू म्यूकोजा से क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। अब एब्जॉर्ब होने के बाद में इसको ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये अभी तक जो कंडीशन थी ये सिर्फ और सिर्फ म्यूकोजा के अंदर चल रही थी। और फेरोपोर्टिन से क्या होता है, ये Fe2+ वापस अंदर जाता है और Fe3+ के अंदर कन्वर्ट होता है। Fe3+ से फिर ये एपोट्रांसफेरिन से होते हुए फिर ट्रांसफेरिन में जाता है, ट्रांसफेरिन से होते हुए फिर ये ब्लड में जाता है। तो एक तरीके से ये इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही डिफिकल्ट है समझना। मैं आपको फिर से वापस समझाने की कोशिश करता हूँ कि बॉडी के अंदर Fe3+ के अंदर आया, फिर इसके ऊपर HCl ने काम किया, ये Fe2+ के अंदर कन्वर्ट हुआ, फिर इसको म्यूकोजा के अंदर किसने लिया, फेरोपोर्टन, फेरोपोर्टिन नाम के प्रोटीन से ये एब्जॉर्ब हुआ। उसके बाद में अब इसको ब्लड के अंदर जाना है, तो ब्लड के अंदर जाने के लिए ये जैसे ही इसके अंदर आएगा तो Fe3+ में कन्वर्ट होगा, Fe3+ से कन्वर्ट होके फिर ये एपोट्रांसफेरिन से जुड़ेगा, एपोट्रांसफेरिन से जुड़ के फिर ये ट्रांसफेरिन प्रोटीन से जुड़ेगा और उसके बाद में फिर ये ब्लड के अंदर जाएगा। स्टोरेज ऑफ आयरन इन रेटिकुलोएंडोथेलियल सेल्स, लिवर हिपेटोसाइट्स, फेरिटिन इन साइटोप्लाज्म एंड हीमोसिडेरिन, यानी कि आयरन का एब्जॉर्प्शन तो हो गया, लेकिन अब उसको स्टोर कहाँ करें, तो स्टोर करने के लिए कहाँ कहाँ किया जाता है, रेटिकुलोएंडोथेलियल सेल्स यानी कि आरबीसीज के अंदर, लिवर हिपेटोसाइट्स के अंदर, साइटोप्लाज्म में बॉडी की बहुत सारी सेल्स होती हैं, उन सेल्स में फेरिटिन प्रोटीन के रूप में, ये फेरिटिन प्रोटीन जो है उसके रूप में ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसके अलावा हीमोसिडेरिन के रूप में भी ये लिवर में स्टोर किया जा सकता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन रिड्यूसेस इफ आयरन स्टोरेज इज सैचुरेटेड, यानी कि बॉडी के अंदर प्रॉपर आयरन स्टोरेज है, अब उसको आयरन को एब्जॉर्ब करने की नीड नहीं है, तो उसको कम किया जा सकता है। पहला है स्टॉपेज ऑफ एपोट्रांसफेरिन फॉर्मेशन इन लिवर और दूसरा है रिडक्शन इन रिलीज ऑफ आयरन फ्रॉम ट्रांसफेरिन प्रोटीन, यानी कि दो तरीकों से ये आयरन एब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है। पहला तो है एपोट्रांसफेरिन को कम कर दो, दूसरा है ट्रांसफेरिन जो प्रोटीन बनी थी उससे आयरन के रिलीज को कम किया जा सकता है। तो इन दोनों तरीकों से हम आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं। दूसरा है कि डेली लॉस ऑफ प्रोटीन, यानी कि आप आयरन तो मिल गया, सॉरी डेली लॉस ऑफ आयरन, यानी कि बॉडी में आयरन तो है लेकिन वो उसका लॉस भी होता है फीकस के थ्रू, यूरिन के थ्रू, तो वो कितना होता है, मेल्स के अंदर 1 mg पर डे के अमाउंट में, लेकिन फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है, मोर देन 25 mg पर डे के अमाउंट में होता है अप्रोक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उनमें 3 to 4 डेज का जो पीरियड होता है उस पीरियड में अप्रोक्स पर डे 100 ml ऑफ ब्लड का लॉस होता है, जिसकी वजह से मोर देन 25 mg ऑफ पर डे के अप्रोक्स जो होता है वो हमें ब्लड लॉस देखने को मिलता है, आयरन लॉस देखने को मिलता है। सम इम्पोर्टेंट ब्लड इंडिसेस, यानी कि हमें कुछ ऐसे टर्म्स का पता होना चाहिए, कुछ ऐसे पैरामीटर्स का पता होना चाहिए जिससे हमें पता लगा सके कि ब्लड के अंदर कोई डिफॉर्मिटी है या नहीं। सबसे पहला है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, proportion of blood occupied by RBCs in plasma and expressed in percentage, यानी कि ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है, इसके अलावा ब्लड सेल्स होती है लाइक WBC एंड RBCs एंड प्लेटलेट्स। तो इस ब्लड के अंदर, पूरे ब्लड के अंदर आरबीसी के द्वारा जिस परसेंट के अंदर इसको ऑक्यूपाई किया जाता है उसको हम पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं। इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, एक हिमेटोक्रिट ट्यूब होती है, उस हिमेटोक्रिट ट्यूब में हम ब्लड को ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर करने के बाद में इसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यानी कि इसको बहुत ही रैपिडली सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इसके बॉटम पार्ट में आरबीसीज जो होती है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है और प्लाज्मा जो होता है वो इसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है। तो जिस अमाउंट के अंदर या जिस रेंज तक आरबीसीज जो होती है वो इसमें प्रेसिपिटेट होती है उस रेंज को ही हम पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं।
दूसरा है मीन कार्ब सेल्स वॉल्यूम या एमसीवी। एवरेज वॉल्यूम ऑफ सिंगल आरबीसी इज कॉल्ड द मीन कार्ब सेल वॉल्यूम। यानी कि मान लीजिए बॉडी में बहुत सारी मल्टीपल आरबीसीज होती है, उन मल्टीपल आरबीसीज में से सिर्फ एक आरबीसी का वॉल्यूम कितना है, एवरेज वॉल्यूम कितना है, उसको हम मीन कार्ब सेल वॉल्यूम बोलते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 90 क्यूबिक माइक्रोन। फिर है मीन कार्ब सेल्स हीमोग्लोबिन एमसीएच। ये था एमसीवी, वी मींस वॉल्यूम, ये है एमसीएच, एच मींस हीमोग्लोबिन। यानी कि क्वालिटी नहीं क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन वन आरबीसी। यानी कि एक सिंगल आरबीसी में कितनी क्वांटिटी के अंदर हीमोग्लोबिन पड़ा है। मान लीजिए 12 ग्राम है तो 12 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होगा वो एमसीएच कहलाएगा, लेकिन 12 ग्राम तो होता नहीं है। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 27 से 32 पिकोग्राम। यानी कि एक आरबीसी का, सिंगल आरबीसी का वॉल्यूम क्या कहलाता है, मीन कार्ब सेल वॉल्यूम कहलाता है। और एक सिंगल आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना है, उसको हम मीन कार्ब सेल हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब है मीन कार्ब सेल्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एमसीएचसी। मीन कार्ब सेल्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या कहलाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन वन आरबीसी। ये क्या था, आप इन दोनों से कंफ्यूज हो सकते हैं। एमसीएच क्या है और एमसीएचसी क्या है, दोनों में ही सेम टाइप की मैं परिभाषा देखने को मिल रही है कि क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन वन आरबीसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन वन आरबीसी। तो इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये जो है एमसीएच जो है ये हीमोग्लोबिन के पूरी क्वांटिटी को बताता है, लेकिन एमसीएचसी जो है ये कंसंट्रेशन को बताता है। यानी कि मान लीजिए 1 लीटर की आरबीसी है, मैं सपोज कर रहा हूं कि मान लीजिए 1 लीटर की आरबीसी है, उसमें 32 ग्राम का हीमोग्लोबिन पड़ा है, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, 32 डिवाइड बाई 1000 लीटर इंटू 100। तो इसकी जो वैल्यू होती है, यानी कि कंसंट्रेशन, एक आरबीसी के वॉल्यूम के अंदर कितना हीमोग्लोबिन पड़ा है, उसकी कंसंट्रेशन को हम मीन कार्ब सेल्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हम परसेंटेज में निकालते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल 30 to 38%। यानी कि परसेंटेज के अंदर देखें तो एमसीएचसी होता है 30 to 38%। यानी कि एक सिंगल आरबीसी का 30 से 38% पार्ट जो होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है, उसको हम एमसीएचसी से डिनोट करते हैं। और एक आरबीसी के अंदर कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, उसको हम एमसीएच यानी कि मीन कार्ब सेल्स हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 27 से 32 पिकोग्राम होती है। और एक आरबीसी का वॉल्यूम कितना होता है, उसको हम एमसीवी से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू 90 क्यूबिक माइक्रोन होती है। तो इस तरीके से आज हमने एनीमिया के सबसे पहले पार्ट को कवर किया है। वैसे तो हम देखें तो एनीमिया अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि आरबीसीज क्या होती है, उसके अलावा हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन किस तरीके से बनता है, आरबीसीज किस तरीके से बनती है, इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर क्या है, आयरन मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है। इसके अलावा कुछ ब्लड इंडिसेस के बारे में हमने देखा, लाइक पीसीवी क्या है, एमसीएचसी क्या है, एमसीवी क्या है, एमसीएच क्या है। और मैंने ये सारी चीजें आपको बताने का एक उद्देश्य यही है कि आगे जो हम पढ़ेंगे तो एक तरीके से डायग्नोस किस तरीके से किया जाए, उसको डिफरेंशिएट किस तरीके से किया जाए एक एनीमिया को दूसरे एनीमिया से, क्योंकि बहुत मल्टीपल टाइप के एनीमियास देखने को मिलेंगे। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो कि कल अपलोड किया जाएगा। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इन सब को एक तरीके से जानने की जरूरत थी, इसीलिए एनीमिया के फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने इन सभी को डिस्क्राइब करने की पूरी पूरी कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपको एनीमिया के फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उनका क्वेश्चंस का जवाब देने की पूरी कोशिश करूं। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिवत्व आयुर्वेद। थैंक यू सो मच।